नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशन 2020 और बिहार मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। और जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस भाग 2 का टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ पॉइंट को देखते हैं। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल के बाद, जो क्रिप्स मिशन आया था उसके विरोध में 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 के 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य थे। अतः 13 अप्रैल 1919 को इस मिशन के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला एक जो बाग था, मैदान था, वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई और लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा की हत्या कर दी गई। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी उसे त्याग दी, तथा महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की भी उपाधि त्याग दी। और इसके साथ साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से भी अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जो आंदोलन प्रारंभ किया था उसे ही हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने तुर्की के मुसलमानों के प्रति काफ़ी उपेक्षात्मक रवैया और दमनकारी रवैया अपनाए हुए थे। इसी चीज़ों से नाराज़ होकर के भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन की उस नीति को बदलने के बाध्य करने हेतु ऐसे आंदोलन की शुरुआत भारत में किया गया। अब आइए और आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। कुछ प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ और इसमें खिलाफत आंदोलन की बात की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में भी खिलाफत आंदोलन के काफ़ी महत्वपूर्ण बातों का शामिल किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फिर नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ उसमें एक तरह से खिलाफत आंदोलन की बिगुल फूंक दिया गया। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए और 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया जाना प्रारंभ हुआ। अब बात आती है आगे कि किस अधिवेशन से समर्थन पाकर खिलाफत आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। तो अधिवेशन था महात्मा गांधी का समर्थन पाकर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 से यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। खिलाफत आंदोलनकारियों की जो थी वो 3 सूत्री मांग पत्र थी। पहला था कि तुर्की के सुल्तान, जो इसे खलीफा कहते हैं, को लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए जिससे वे इस्लाम की रक्षा कर सके। दूसरा था अरब देश को मुस्लिम शासन के अधीन यानी कि खलीफा के अधीन कर दिया जाए। और थर्ड पॉइंट वहाँ पर यह था, मांग थी कि जो खलीफा हैं उन्हें मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बना दिया जाए। अब बात आती है कि कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ उसमें क्या बातें उभर के आई। खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया और पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता पर चर्चा हुई, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और थर्ड था रोलेट एक्ट का विरोध करना और स्वराज्य की प्राप्ति करना। बाद में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में होता है, जिसमें स्वशासन की जगह स्वराज्य के लक्ष्य का प्रस्ताव रखा गया। और 1920 में
असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई। यह असहयोग आंदोलन लगभग 2 वर्षों तक चला और फिर चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को इसे स्थगित करना पड़ा। अब आइए देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। वैसे तो महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह माना जाता है, लेकिन जो प्रथम जन आंदोलन है वह असहयोग आंदोलन को माना जाता है और यह पूरे भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्वक आंदोलित किया गया। इस आंदोलन के 3 मुख्य कारण थे उस समय। पहला था खिलाफत का मुद्दा, जो कि हमने पहले देख चुके हैं हम लोग। दूसरी थी पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के प्रति न्याय प्राप्त करना, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें न्याय प्राप्त करना। और तीसरा था स्वराज्य की प्राप्ति करना। इस तीनों मुख्य कारणों के प्रति इस आंदोलन की शुरुआत किए गए। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया था। जो असहयोग आंदोलन था उसमें 2 तरह के कार्यक्रम अपनाया गया था। पहला था कि अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करना और नैतिक रूप से पराजित करना, मतलब कि सहयोग न करना, जैसे कि शब्द से स्पष्ट है असहयोग। और दूसरा था कुछ रचनात्मक कार्य करने। आइए दोनों के बारे में हम विस्तृत रूप से देख लेते हैं। तो पहला जो था अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करना और नैतिक रूप से पराजित करना, तो कैसे करना था कि उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और मेसोपोटामिया में नौकरी से बहिष्कार करना। ये सब मुख्य कारण थे जिसके से असहयोग देना था, बहिष्कार करना था, जिससे कि अंग्रेजी सरकार कमज़ोर हो जाए। और कुछ इसके साथ साथ रचनात्मक कार्य भी करने थे। वह क्या था कि न्यायालय के स्थान पर हमें पंचों का फैसला मानना होगा। अब राष्ट्रीय विद्यालयों में एवं कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए और स्वदेशी को अपनाना है। जब विदेशी को हम बहिष्कार करेंगे तो हमें उसकी जगह पे एक रिप्लेसमेंट के तौर पर स्वदेशी को अपनाना ही होगा। साथ ही साथ चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना और इसके हेतु तिलक स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था। और आपको बता दें कि भारत में जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है वो सबसे ज़्यादा इसी असहयोग आंदोलन 1920 के परिणाम स्वरूप होती है। आप देखिएगा इतिहास उठा करके, तो अधिकांशतः जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है वह 1920 से लेकर के 19 आज़ादी के बीच में हुई है। तो आइए हम आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो जनवरी 1921 ईस्वी में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख जो शैक्षिक संस्थान थे उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिसे पूर्व में काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, और सन 1995 में इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रखा गया, क्योंकि इस काशी विद्यापीठ की स्थापना यानी कि शिलान्यास स्वयं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। और इस असहयोग आंदोलन में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे वरिष्ठ वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसी बीच 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ साथ प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी ने सरकार को इस दमनकारी नीति के खिलाफ सविनय अवज्ञा के आंदोलन की धमकी दे दी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। इससे हतोत्साहित होकर के और आक्रोश में आकर के वहाँ के कुछ ग्रामीणों ने 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को चौरी चौरा थाना पर हमला कर देते हैं और 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला देते हैं, जिससे नाराज होकर के और क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने 12 फरवरी सन 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया है। और इसके पश्चात
मार्च 1922 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्षों के लिए कैद की सज़ा सुनाई गई। इसी बीच हमारे हिंदी भाषा को राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया और चरखा और करघा को काफ़ी बढ़ावा मिला इस असहयोग आंदोलन के दौरान। बाद में गांधी जी जब जेल से छूट करके वापस आते हैं 1928 में, तो उन्होंने 1930 ईस्वी में अपने पूर्ववर्ती निर्णय के अनुसार सभी नए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं और ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई गई दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था। अब आगे हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 तात्कालिक कारण रहे हैं। पहला साइमन कमीशन और दूसरा नेहरू रिपोर्ट। देखिए, और कुछ अन्य जो प्रमुख कारण रहे हैं वो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव जो कि 1929 और 30 में आया है, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार हो रहा था, पूर्ण स्वराज की मांग हो रही थी और गांधी का समझौतावादी रुख था। और इन सब के जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाए। अब हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख कारण रहे हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट वो क्या था। साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। 1919 के रूरल एक्ट के पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के बाद पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, यानी कि 1929 में। अब नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे और इसी के नाम पर इन्हें हम साइमन कमीशन के कहते हैं। इसमें जो 7 सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे और अध्यक्ष थे, जैसा कि आप जान चुके हैं, सर जॉन साइमन। और यह कमीशन 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचती है। इसी बीच में नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट का क्या था कि नेहरू रिपोर्ट में हमने पहले देख चुका है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को इसका नेता बनाया गया था और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार, पूर्ण स्वराज की मांग और गांधी का समझौतावादी रीत से इसे आंदोलन कराया था। तो नेहरू रिपोर्ट में जो प्रमुख बातें उभर करके आई थी वो आई थी कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत के जो सचिव थे वो थे लॉर्ड बिरकनहेड। और इसी बीच कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन होता है जिसका आयोजन दिल्ली में फरवरी 1928 में किया जाता है और इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट यानी कि औपनिवेशिक स्वराज्य की दर्जा की मांग करती है, जिसका विरोध यानी कि अस्वीकारकरण ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है। इसी बीच में कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार भी होता है। अप्रैल 1930 में एक घटना घटती है। बांग्लादेश के वर्तमान के बांग्लादेश के यानी कि तत्कालीन पूर्वी बंगाल के चटगांव में एक सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने एक छापा मारते हैं और वो सूर्यसेन के नेतृत्व में, जिसे उस समय मास्टरदा कहा जाता था, उनके नेतृत्व में एक छापा मारते हैं और उस शस्त्रागार को लूट लेते हैं। आप लोगों ने एक फिल्म भी देखा होगा, इस घटना पे एक फिल्म भी बनाई गई है सूर्यसेन के नाम पर ही, जो कि काफ़ी फेमस रही है। और उसी बीच एक घटना घटती है, पूर्ण स्वराज की मांग होती है। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है और वहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग होती है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग, जो कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र होने का और संविधान लागू होने की जो निर्णय लिया गया था, इसी उपलक्ष्य में लिया गया था। यही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर इस प्रण को लिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और मनाया भी था। उसी दिन को यादगार बनाए जाए रखने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को
गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आते देखते हैं कि गांधी जी का समझौतावादी रुख क्या था। तो गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगों को रखा था। इरविन ने गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। अब हुआ क्या कि गांधी जी बाध्य हो गए और बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करते हैं और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो दांडी मार्च था या दांडी यात्रा थी वो नमक के खिलाफ थी, चूँकि अंग्रेज़ों ने नमक की उत्पादन पर रोक लगा दिया था और इसी कारण मजबूर होकर के लोगों को नमक स्वतः बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए महात्मा गांधी ने इसकी बीड़ा उठाई और शुरुआत की। यह यात्रा दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी इसी दांडी यात्रा से की थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों को लेकर के साथ दांडी समुद्र तक गांधी जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की थी और इसी यात्रियों की शुरुआत के बाद 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे थे तथा 6 अप्रैल को समुद्र से पानी से नमक बना करके इस कानून का उल्लंघन किया था। और इसी तरह ही तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर श्री रामगोपालाचारी त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा की थी। मालाबार के तट पर के केलेप्पन ने कालीकट से पोम्मालूर तक नमक यात्रा की थी। आगे हम देखते हैं इन तीनों को एक साथ में देख लेते हैं। गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की वो साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक नमक के खिलाफ, श्री रामगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक तथा के केलेप्पन ने कालीकट से पीथान्नूर तक, ये महत्वपूर्ण यात्राएं रही हैं। अब बात आती है आगे खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। देखिए, इन्हें हम बादशाह खान या सीमांत गांधी के भी नाम से जाने जाते हैं। ये मूल रूप से पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का काफ़ी प्रसार किया था। इन्हें हम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमत गार या लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमत गार या लाल कुर्ती। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, तो बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी, तो खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे प्रश्न आता है कि नमक कानून या सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रक्रिया कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी धरासड़ा में और इसका नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू और इमाम साहब आदि लोगों ने। आगे क्वेश्चन आता है कि चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन बंगाल में चलाया गया था और एक कुख्यात कर्निंघम सर्कुलर असम में जारी किया गया था जिसके विरोध में मणिपुर एवं नागालैंड में भी आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व किया रानी गैडिनलियू ने। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे बिहार राज्य में इस आंदोलन का प्रसार किस प्रकार हुआ, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किस रूप में हुआ। तो बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, तो बिहार में समुद्री तट नहीं होने के कारण, यानी कि जहाँ पर समुद्री तट है वहाँ पर अगर हम समुद्री सीमा का चौकीदारी करते हैं तो वहाँ पर यदि कर लगाया जाता है तब तो ठीक है, लेकिन बिहार की सीमा से कोई समुद्र नहीं लगती है, इसीलिए इस चौकीदारी कर के विरोध में बिहार में भी आंदोलन प्रारंभ किया गया। चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन बिहार के सिवान जिले से प्रारंभ होता है और इस आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया था। कहाँ से किया था, सिवान से, और ये सिवान से होते हुए गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक तरीके से फैल गया। यहाँ तक कि छपरा के जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से ही इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में
पटना जिले की स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की, जिसे बाद में विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन किया था। इसी बीच गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था? 1938 जैसा कि आप जान चुके हैं कि असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उसमें कारण था कि जो गांधी जी ने इरविन को 11 सूत्रीय समझौता पत्र सौंपा था और मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इरविन ने साफ मिलने से ही इनकार कर दिया था। तो इसी के विरोध में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है और पूरे भारत में काफ़ी व्यापक तरीके से पैमाने पर फैल जाता है, तो अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ता है और गांधी जी को बुलाते हैं समझौता करने के लिए। अब उस समझौता में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार का गांधी जी के साथ समझौता वार्ता होती है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाते हैं। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, तथा साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। धन्यवाद मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।